Assalamualaikum and welcome back to the channel. My dear students, this is the fourth lecture of corporate governance in which we will discuss about the corporate sins and approaches to corporate governance. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो जिसमें आज इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे, जिसमें हम कॉर्पोरेट सिंस अप्रोचेस को बता के, इश्यूज को बता के, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इससे पहले कि ज्यादा देर हो, अपने वीडियो को ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट सिंस। कॉर्पोरेट सिंस क्या होती हैं? ऐसी सिंस होती हैं, ऐसी कॉर्पोरेट के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से गवर्नेंस ठीक नहीं हो पाती, पुअर परफॉर्मेंस आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। और ये मेजर इश्यूज हैं, हर कॉर्पोरेट के अंदर ये पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द क्लॉथ, second greed, and third the fear. These are responsible for poor governance. These are the major cases जो आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं कि क्लॉथ की, ग्रीड की या फियर की वजह से जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। विद इन पाकिस्तान, इंडिया की हम बात करें तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। अभी हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि स्लॉथ क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो हम सबसे पहले स्लॉथ को डिस्कस करेंगे। स्लॉथ एक ऐसा सीन है जिसको हम कहते हैं कि अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड देयर इनिशिएटिव्स, कि जब भी मैनेजर जो होते हैं कंपनी के वो इनिशिएटिव्स नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते, वो कहते हैं कि जिस तरह से काम चल रहा है इसको चलता रहने दें, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, वो रिस्क नहीं ले रहे होते, इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, जिसको कहते हैं कि वो काम नहीं करना चाहते, वो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से उसको चलता रहने देना चाहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अनविलिंगनेस होती है। फिर हम दूसरी बात अगर स्लॉथ के अंदर डिस्कस करें वो ये है, डू नॉट मेक एनी एफर्ट फॉर ब्रिंग अबाउट चेंज लेकर आने के लिए कंपनी के अंदर, कि कंपनी ज्यादा प्रॉस्पर करे, कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो स्टेक होल्डर्स को, वो उसके लिए वो कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहे। जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ तो वो उसकी एफर्ट भी पुट नहीं करते और उनको उसके रिजल्ट्स नहीं देते जो कि शेयर होल्डर्स को मिलने चाहिए। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, स्लॉथ इस चीज को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट नॉट सर्व्ड प्रॉपर्ली एज देयर इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट को वो रखते हैं उस तरह से उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करते। स्टेक होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट तो हर जगह से आ रही है उनके पास, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ, बट उनकी इन्वेस्टमेंट को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फोकस नहीं किया जाता, उसको उस तरह बेनिफिट्स नहीं दिए जाते स्लॉथ के अंदर। फिर कंपनीज ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लॉथ। अगर हम स्लॉथ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि स्लॉथ क्या होता है, तो उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कंपनीज हैं कौन सी, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, जिसके अंदर इंप्लॉयज इस तरह के होते हैं कि वो जिस तरह से काम चल रहा है उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, उसमें कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, कोई नई एफर्ट पुट नहीं करना चाहते, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उसका बेटर यूज नहीं करते। इसकी वजह से ये पुअर परफॉर्मेंस आती है, गवर्नेंस हमारी जो है वो वीक होती है। द नंबर 1 इज दैट। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है ग्रीड। ग्रीड आपको मीनिंग भी दे रहा होगा कि डिसऑनेस्टी को कहते हैं, लालच को कहते हैं। कुछ लोग जो मैनेजर्स वहां के होंगे उनको क्या होता है कि वो ग्रीड होती है कि यार जो स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट से ज्यादा वो अपने बेनिफिट्स की अबाउट सोचते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, किसी और के एक्सपेंसेस पे अपना फायदा सोचना, इसको हम कहते हैं कि ग्रीड। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स टेक द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ अदर। दूसरों के खर्चों पे वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा इनकम गेन करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ग्रीड है। इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी तो पुअर परफॉर्मेंसेस आएगी। फिर टेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजंस फॉर टेम्परेरीली बूस्ट फंड्स, डिसऑनेस्टी हो रही होती है, ठीक है। डिसऑनेस्टी को हम ये कह सकते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस इसी वजह से आती है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स को अचीव करने के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट देखने के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की जाती है, जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो फायदेमंद नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट तो शो हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है इसके अंदर। फिर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट्स। कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करना फॉर योर ओन रिसोर्सेज, फॉर योर ओन बेनिफिट, इसको भी कहते हैं हम ग्रीड है, डिसऑनेस्टी है। ये कौन लोग करते हैं? ये मैनेजर्स करते हैं। जब मैनेजर्स करेंगे तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस नहीं आएगी, पुअर गवर्नेंस होगी, वहां पे स्टेक होल्डर्स के राइट्स को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं आती। रीजन ऑफ हार्मनी अमंग मैनेजर्स, मैनेजर्स के दरमियान ताल्लुक भी खराब हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने लगते हैं, पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो ये ग्रीड जो है वो लालच है, जो डिसऑनेस्टी है, ये प्रॉब्लम जो है वो वहां पे क्रिएट कर रही होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंडेंसी टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। पहले इसको डिस्कस कर लें
कि एक ऐसा रुझान है, एक ऐसी तरतीब है जिसमें जो लोग हैं वो रेफ्रेन करते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि काम नहीं करना चाहते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मैनेजर है, एक बॉस को आप खुश करने के लिए कोई भी रिस्क, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते, उसको हम क्या कहेंगे कि ये फियर है, कि मेरा बॉस नाराज ना हो जाए, वो मेरा साथ वाला नाराज ना हो जाए। उसको खुश करने के लिए आप जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर जो है वो ऐसी कोई काम नहीं करता जिससे स्टेक होल्डर्स को फायदा हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये फियर है। ठीक है, फिर है रेफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो जो है वो रेफ्रेन होते हैं, मना करते हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। फियर और स्लॉट का जो डिफरेंस है वो ये है कि फियर जो है ये रिस्क अवर्जन इसको हम बोलते हैं, रिस्क अवर्जन। ठीक है, मतलब कि ये रिस्क लेने से डरते हैं, ये रिस्क टेकर्स नहीं होते, इनको रिस्क से मसला होता है कि ये बॉस को खुश करने के डर से जो है वो डरते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें स्लॉट की कि इसका क्या डिफरेंस है, स्लॉट जस्ट है लेजीनेस। ठीक है, इनके पास ये रिस्क भी ले सकते हैं, ये हर तरह की इनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है, बट ये कहते हैं कि जिस तरह से चल रहा है उसको चलते रहने दें, कुछ भी ना करें। तो हम इसको जस्ट एक्सप्रेस करते हैं कि दैट इज द लेजीनेस। ठीक है, स्लॉट लेजीनेस है और ये जो फियर है ये रिस्क अवर्जन है, ये रिस्क लेने से डरते हैं, रिस्क टेकर्स नहीं होते। ठीक है, तो हमने इन तीन चीजों को एक्सप्लेन किया है जो कि कॉर्पोरेट सिंस है, जो मेजर रोल प्ले करती हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अप्रोचेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अप्रोचेज में हमारे पास तीन तरह की अप्रोचेज आ जाती हैं। दीज अप्रोचेज टू गवर्निंग द कंपनी, ये कंपनी को गवर्न करने के लिए यूज की जाती हैं, जो कि मोस्ट कॉमन अप्रोचेज हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है शेयर होल्डर अप्रोच, फिर है हमारे पास स्टेक होल्डर अप्रोच, फिर है हमारे पास एनलाइटेड शेयर होल्डर अप्रोच। ये तीन अप्रोचेज हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती हैं, और ये क्या क्या होती हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर अप्रोच। शेयर होल्डर अप्रोच की एक कहानी मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। होता है इसमें क्या है कि शेयर होल्डर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए काम किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए, किस तरह से बेनिफिट पहुंचाने के लिए, दूसरों का हक मार के उनको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। मींस के दूसरों के एक्सपेंसेस पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज किया जाता है, उनके शेयर की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाता है। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर अप्रोच, जो कि मोस्ट प्रिविलेंट अप्रोच है और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही अप्रोच यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं मोस्ट ऑफ देम आर द फ्रेंडली ऑन है कंपनी, जो जिसको कहते हैं फैमिली स्ट्रक्चर है, क्लोज फ्रेंड्स के पास है, फैमिलीज के पास है, फैमिली कल्चर है, उसके अंदर ये सारी अप्रोच आती है और ये शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ही वो ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं। थोड़ा सा इसको थॉरली रीड कर लेते हैं। शेयर होल्डर अप्रोच लीड्स द बोर्ड टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज दैट एम दैट मैक्सिमाइजिंग शेयर वैल्यू एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर, दूसरे स्टेक होल्डर्स के एक्सपेंसेस पे शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना इस अप्रोच का काम है। और इसमें क्या किया जाता है, इंप्रूव प्रॉफिट पेइंग लेस वेजेस टू वर्कर्स, ये उसकी एग्जांपल है। अगर एग्जांपल लेना चाहें कि इंप्रूव किया जाता है प्रॉफिट को किस तरह से, दूसरों के वेजेस को कम करके, वर्कर्स के वेजेस को कम करके, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं कि शेयर होल्डर अप्रोच है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अप्रोच हमारे पास है वो है स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच के अंदर इस तरह की अप्रोच है जिसमें कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा, सबके लिए काम किया जाए। इस अप्रोच को इस तरह से हम डिनोट करते हैं और ये जिसको कहते हैं मोस्ट रिकमेंडिंग अप्रोच है कि इस अप्रोच को यूज किया जाना चाहिए। डिस्कस करते हैं आल्सो नाउन एज प्लूरिस्ट अप्रोच, इसको प्लूरिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एग्जाम्स। कंसीडर एज आइडियल अप्रोच, एक आइडियल अप्रोच कंसीडर की जाती है, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह के अप्रोच को फॉलो किया जाना चाहिए जिसमें स्टेक होल्डर के इक्वल राइट्स हों, सब के सब एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं। कलेक्टिव राइट्स की बात की जाए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टेक होल्डर्स, इसमें हर स्टेक होल्डर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, इस तरह से नहीं होता। थर्ड एंड मोस्ट रिकमेंडिंग अप्रोच है ये हमारी स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसको यूज किया जाना चाहिए जिसमें इक्वल राइट्स हों। इसमें जस्ट शेयर होल्डर्स की बात करेंगे, इसमें इक्वल राइट्स की बात करेंगे, सबके इक्वल राइट्स हों। थर्ड जो हमारे पास अप्रोच है वो है एनलाइटेड शेयर होल्डर अप्रोच। इस अप्रोच को हम किस तरह से कहते हैं, ये कंप्रोमाइज होती है, कंप्राइजेस होती है दो अप्रोचेस पे, जो कि फर्स्ट वन शेयर होल्डर अप्रोच और दूसरी है स्टेक होल्डर अप्रोच। ये दो अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे देखते हैं, कंप्रोमाइज ऑफ टू अप्रोचेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्क फॉर
बेस्ट इंटरेस्ट विदाउट डैमेजिंग अदर स्टेक होल्डर्स, दूसरे स्टेक होल्डर्स के राइट्स को डैमेज किए बगैर हम जो है वो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेक होल्डर्स के राइट्स को डैमेज नहीं किया जाएगा। जबकि यहां पे इक्वल राइट्स देते थे, यहां पे डैमेज करके जो है वो राइट दिया जाता था शेयर होल्डर अप्रोच में। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से हम इसमें डैमेज भी नहीं करेंगे लेकिन शेयर होल्डर को बेनिफिट्स भी देंगे। इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच हम इसको कह सकते हैं कि इस अप्रोच को जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कह सकते हैं। अब यहां पे जो समझने वाली बात है, अगर हम आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द विच अप्रोच इज बेस्ट अप्रोच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने बताना है कि आपने इन तीनों में से कौन सी अप्रोच बेस्ट है। मैं अगर आपको बताऊं कि जो शेयर होल्डर अप्रोच है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये यूज की जाने वाली, क्योंकि इसमें जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स को इलेक्ट करते हैं और वो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करिए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, जो स्टेक होल्डर अप्रोच है ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, जिसमें इक्वल राइट्स होंगे सब स्टेक होल्डर्स के, ठीक है। और ये जो एनलाइटेड शेयर होल्डर अप्रोच है ये भी बहुत बेस्ट अप्रोच है, हेल्पफुल है, जिसमें इक्वली नहीं तो एडिकेट राइट्स एटलीस्ट हम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मर्जी लिख सकते हैं एज पर योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इज द एक्सटेंशन ऑफ एजेंसी थ्योरी, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने कंप्लीट करना है, इसका क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। ये मैं आपको बता चुका हूं एजेंसी थ्योरी क्या होती है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, इसमें हम उससे ज्यादा की थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि जो एजेंसी थ्योरी है इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एजेंसी थ्योरी का एक्सटेंशन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने बताना है। इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, वो है इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। की इश्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ की इश्यूज हैं जिसको डील किया जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नंबर 1 इज दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड होती है, जिस रिकॉर्ड की बेस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, डेटा कलेक्ट करके आपने उसके ऑडिटिंग भी उसी रिकॉर्ड की बेसिस पे किया जाता है। तो रिकॉर्ड मस्ट बी द करेक्ट होना चाहिए जिसकी बेस पे हमने स्टेटमेंट्स बनानी है और अपना ऑडिट करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल डेटा होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ये पहली बात है। जो इश्यूज हैं जो कि नहीं होता उसके अंदर, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का बड़ा आता है। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। दोनों का जो रिम्यूनरेशन हमने पे करना है, जो उनको मुआवजा पे करना है, जो हमने उसको पैसे पे करने हैं, सैलरीज पे करनी है, वो हमारी जो है वो दोनों में किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। फिर हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। अब कुछ कंपनीज को कुछ प्रोजेक्ट के लिए रिस्क लेना है कि उसके लिए अवॉइड करना है, तो ये डिसाइड करना कि किस प्रोजेक्ट के लिए, किस चीज के लिए कंपनी को रिस्क लेना है, किसके लिए उसको अवॉइड करना है, ये एक इशू है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर पाया जाता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ना होना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसकी, स्टेक होल्डर्स की विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजर्स की या अदर स्टेक होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की आपस में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, गैप ऑफ कम्युनिकेशन इज द इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को कुछ फॉलो करना होता है, कंपनीज को एक गुड सिटीजन के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है कंपनीज की, उनको फुलफिल करना होता है। तो ये भी इश्यूज होते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है वो उन सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करती जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए, उसके आधार पे लागू होती हैं। तो यहाँ पे ये हमने इश्यूज को डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये सारा जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है, इसमें से आपने ये क्वेश्चन को खुद से अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, फिर आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है कि एजेंसी थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एक्सटेंशन ऑफ एजेंसी थ्योरी। ये आपने मुझे बताना है और आप इसको जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो चुका है, जिसमें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।